पिछले चैप्टर में हमने देखा कि फेंग वन फ्यूचर की प्लानिंग करके गुयू गांव में रहने का डिसाइड करता है और वो अपने छोटे भाई से मिलता है जो उसकी प्रेजेंस से काफ़ी डर जाता है। चैप्टर की शुरुआत में हम कुछ लोगों को पेट्रोलिंग करते हुए देखते हैं जो लकड़ी के क्लैम्पर्स को बजा रहे थे। ये एक तरह का अर्ली अलार्म ट्रेडिशन था। क्लैपर्स की आवाज़ से फेंग वन की नींद खुल जाती है। उसकी नींद सही से पूरी नहीं हुई थी क्योंकि वो रात भर आगे की प्लानिंग कर रहा था। वो लगभग 2 घंटा ही सोया था। इस वजह से वो काफ़ी थका महसूस कर रहा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने अभी तक कल्टीवेशन शुरू नहीं किया। लेकिन फिर भी जिस लेवल का उसका डेडिकेशन है उस हिसाब से थोड़ी कम नींद लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसने तुरंत सिल्क की ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटाया और तुरंत उठ गया। फिर खिड़की खोला तो रात की बारिश ख़त्म हो गई थी। हवा में पेड़ पौधे, मिट्टी और फूलों की ताज़ी खुशबू आ रही थी। अभी सूरज नहीं निकला था। आसमान गहरा नीला था। ना ज़्यादा अंधेरा था ना ज़्यादा रोशनी थी। फेंग वन जिस घर में था वो हरे बेम्बू का बना था, लकड़ी के कॉन्ट्रास्ट के साथ पेल ग्रीन कलर का। उस बड़े से घर में लगभग 2 फ्लोर थे जिसके सेकंड फ्लोर पे फेंग युआन और फेंग जिंग रहते थे। अब तक फेंग युआन की नींद पूरी तरह से खुल गई थी। उसका दिमाग भी शांत हो गया था। तभी नीचे से एक लड़की की आवाज़ आती है, यंग मास्टर फेंग युआन, आप उठ गए? मैं ऊपर आके आपके नहाने का इंतज़ार करूँगी। उस लड़की ने हरा लवादा पहना था। उसके बालों में मोती की हेयर पिन लगी थी। सिर से पैर तक उसका शरीर जवानी की एनर्जी से भरा था। उसने फेंग वन की तरफ हाथ में पानी का बेसिन पकड़े देखा और ऊपर चली गई। वो फेंग वन की पर्सनल सर्वेंट शेन कुई थी। शेन कुई अपने साथ गर्म पानी का बेसिन लाई। उसने उस पानी से अपना मुंह धोया। उसने विलो पेड़ की डाली में नमक लगा के अपने दांत साफ किए। शेन कुई ने पूरे समय चेहरे पर एक मुस्कान लेके उसका इंतज़ार किया। फिर फेंग वन को कपड़े पहनने में मदद की। उस दौरान वो कई बार फेंग वन के कुछ ज़्यादा ही करीब आ गई थी, लेकिन फेंग वन के एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव नहीं आया। उसका दिल पानी जैसा शांत था। इस कोल्डनेस का कारण ये था कि शेन कुई अंकल और आंटी की एक स्पाई है जिसका काम फेंग वन को काबू में करना है। वो जैसा चेहरे पे दिखाती है वैसी नहीं है। फेंग वन की पिछली ज़िंदगी में वो उससे बहुत करीब रहती थी, लेकिन बस जब तक अवेकनिंग सेरेमनी आई तभी तक। उसके बाद वो फेंग वन को नफ़रत की नज़रों से देखने लगी। कुछ समय में फेंग जिंग कमरे में आया। उसने देखा कि शेन कुई फेंग वन के चेस्ट के कपड़ों को ठीक कर रही थी। उसकी आंखें जलन से फड़फड़ाई। इसका कारण साफ था कि फेंग जिंग को भी शेन कुई जैसी सर्वेंट चाहिए थी, लेकिन उसमें बोलने की हिम्मत नहीं। उसे तो अंकल और आंटी ने सर्वेंट भी नहीं दी थी। वो तो फेंग वन के कहने पर उसे एक बूढ़ी औरत एज अ सर्वेंट दे दी गई। वो चाहता था कि शेन कुई उसका इंतज़ार करे जिस तरह वो फेंग वन का इंतज़ार करती है। वैसे तो मास्टर और सर्वेंट में स्टेटस का बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन शेन कुई मदर शेन की बेटी है जिन पे अंकल और आंटी को बहुत भरोसा है। वो पूरे घर के काम की रिस्पॉन्सिबल है। उनकी अथॉरिटी कम नहीं है। शेन कुई फेंग वन के कपड़े को बांधने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लगा रही थी। इम्पेशेंट होके फेंग वन ने उसका हाथ हटा के बोला, ठीक है, बाकी मैं कर लूँगा। फेंग वन के एक ग्रेड होने की पॉसिबिलिटी को देखते हुए शेन कुई के फेंग वन के साथ रहने से उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। फेंग वन की पिछली ज़िंदगी में शेन कुई ने उसे धोखा दिया था और फेंग वन के मन में उसके लिए फीलिंग्स भी थी। फेंग वन ने इस बार डिसाइड कर लिया है कि वो एक गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। उसका दिल बर्फ़ जैसा ठंडा रहेगा। फेंग वन ने अपने कपड़े सही करते हुए कहा, तुम जा सकती हो। शेन कुई ने इस बात पे मुंह बनाया। उसे आज फेंग वन का नेचर बहुत ज़्यादा अलग और परेशान करने वाला लगा। वो उसे जवाब देना चाहती थी, लेकिन फेंग वन के शांत और कन्फ्यूजिंग बिहेवियर के कारण उसने बस कुछ बोलने के लिए
कई बार मुंह खोला और बंद किया, लेकिन आखिर में बात मान के चली गई। उसके जाने के बाद फेंगुआन ने फेंगजिंग से पूछा, तुम तैयार हो गए? फेंगजिंग जो दरवाजे के पास खड़ा था, उसने सिर झुका के धीरे से बोला, हाँ। दरअसल फेंगजिंग सुबह 4 बजे ही उठ गया था। वो घबराहट से सो नहीं पाया, इसलिए वो जल्दी तैयार हो गया था। उसके आंखों के डार्क सर्कल्स साफ दिख रहे थे। फेंगुआन की पिछली ज़िंदगी में उसे उसके भाई की सोच के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन इस बार बात अलग थी। लेकिन उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने सिर हिला के बोला, तो चलो। दोनों भाई चल पड़े। रास्ते में उन्हें उन्हीं की उम्र के बच्चे दिखे। वो पक्का वहीं जा रहे थे। रास्ते में चलते हुए कुछ लोग उन्हीं दोनों भाइयों की बात कर रहे थे। देखो उधर, वो फेंग भाई हैं। जो आगे चल रहा है वो फेंगुआन है। वो वही फेंगुआन है जिसने पोयम लिखी है। तो ये है वो। इसे तो देख के ही लगता है कि इसे किसी की परवाह नहीं। जैसे कि रूमर्स थे वैसे ही है। अगर तुम इसकी तरह हो जाओ तो इस तरह एक्ट भी कर सकते हो। फेंगजिंग जो फेंगुआन के पीछे चल रहा था, उसे इन सब बातों की आदत थी, तो उसे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तभी सूरज की रोशनी फेंगुआन पे पड़ती है, जिससे उसकी परछाई फेंगजिंग के चेहरे पर बनती है। सूरज के ऊपर आने पर भी फेंगजिंग को ऐसा लगा कि जैसे उसका भाई अंधेरे में जा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वो कभी अपनी भाई की परछाई से बच नहीं पाएगा। अचानक से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसने कान बंद कर लिए ताकि वो लोगों की बात ना सुन पाए। वहीं फेंगुआन ने लोगों की बात सुनते हुए सोचा, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर किसी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो लोग उससे जलेंगे। उसके दिमाग में उसके अंकल और आंटी का ख्याल आता है कि वो कितनी साजिशें करते थे दोनों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ़ करने के लिए। शेन कुई को फेंगुआन पे नज़र रखने के लिए भेजा और फेंगजिंग को एक बूढ़ी सर्वेंट दी ताकि फेंगजिंग के मन में जलन का भाव आए और दोनों भाइयों के बीच में दरार आए। क्योंकि लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें कम मिला है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो भी मिला है ठीक से बटा है कि नहीं। उसकी पिछली ज़िंदगी में उसका छोटा भाई थोड़ा बेवकूफ़ सा था। इतना बेवकूफ़ कि उसने अपने भाई के साथ ही बैर कर लिया और अपने अंकल और आंटी के प्लान को सभी समझ ही नहीं पाया। लेकिन अब जब वो रिबॉर्न कर गया है तो उसके पास कई तरीके हैं चीज़ों को बदलने के। लेकिन फिर भी वो अपने बेवकूफ़ छोटे भाई को तो नहीं रोक पाएगा। वो तुरंत ही शेन कुई को अपना कॉन्क्यूबाइन बना लेगा। फिर भी उसके पास आंटी, अंकल और क्लैन के एल्डर से बदला लेने के कई तरीके हैं। लेकिन मुझे नहीं लेना, फेंगुआन ने शांति से आह भरते हुए कहा। क्या मतलब बदला लेने का? अगर फेंगजिंग मेरा भाई नहीं होता तो मेरा उससे क्या मतलब? मैं कभी भी उसे छोड़ सकता हूँ। अगर शेन कुई सुंदर नहीं होती तो बिना प्यार के वो बस एक मांस का ढेर है। वो कॉन्क्यूबाइन बनने के लायक नहीं। क्या मतलब अगर आंटी और अंकल या क्लैन के एल्डर्स हैं वो तो बस ज़िंदगी में कुछ समय के लिए आने वाले लोग हैं। उन पे क्या अपनी एनर्जी बर्बाद करें? हैं। जब तक तुम मेरे रास्ते पे नहीं आते हो तब तक तुम कहीं भी भाग सकते हो। मुझे तुमसे मतलब नहीं।